हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज। साथियों, आज ये हमारी NIOS सीरीज़ की ये तीसरी क्लास है, जिसमें कि हम ब्लॉक 501 का फर्स्ट ब्लॉक की तीसरी यूनिट करने वाले हैं, जो कि है शिक्षा एक मौलिक अधिकार। इससे पहले हम 2 यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी तीसरी यूनिट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए साथियों, तो आप देखेंगे कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति की कुंजी होती है। यानी कि शिक्षा जो है वो किसी भी राष्ट्र की प्रगति की कुंजी होती है, तो ये आपको याद रखना है। और अब बात करते हैं 2011 की जनगणना की। तो जब 2011 में जनगणना हुई, उस समय भारत की जो साक्षरता दर थी वो थी 74.04%। और केरल की बात की जाए तो केरल में सबसे ज़्यादा 93% के आसपास थी। वहीं बिहार की बात की जाए तो बिहार में यह दर 63.8% थी। तो बिहार की जो साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार वो 63.8% थी। तो साथियों, साक्षरता दर पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे कि इससे पहले जो हमने 2 यूनिट कंप्लीट की थी, एक यूनिट 1 और यूनिट 2, तो जिसमें हमने प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली को देखा था, और वहीं यूनिट 2 में हमने NCF और NEP के बारे में भी पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं RTE एक्ट और शिक्षा, जो कि एक मौलिक अधिकार है, इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि शिक्षा जो है वो बच्चों के मूल अधिकार के रूप में कैसे उभरेगी, इस पर बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यानी कि जिसको कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE एक्ट के प्रावधानों को पढ़ने वाले हैं। और बच्चों के अधिकारों से संबंधित जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज दिए थे, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1948 में एक दस्तावेज दिया गया था, जिसका शीर्षक यानी कि टाइटल था मानव अधिकारों की घोषणा। तो ये आपको याद रखना है कि मानव अधिकारों की घोषणा ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दिया गया था। और कब? 1948 में। इसके बाद बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1959 में बच्चे के अधिकारों की घोषणा नामक एक दस्तावेज दिया था। तो ये आपको याद रखना है कि मानव अधिकारों की घोषणा और बच्चे के अधिकारों की घोषणा ये किसके द्वारा की गई, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई। अब बात करते हैं, भारतीय संसद ने अगस्त 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि RTE एक्ट कब आया, तो ये 2009 में आया। इसके बाद देखते हैं, अब हम बात करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण की अवधारणा तथा आवश्यकता। तो प्रारंभिक शिक्षा जो सबके लिए हुई, उसकी क्या अवधारणा थी और क्या आवश्यकता पड़ी, जो उसका शिक्षा का प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण किया गया, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा आती है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रारंभिक शिक्षा में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा आती है। दूसरे शब्दों में इसका तात्पर्य है प्रथम कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, यानी कि फर्स्ट क्लास से लेकर के हम इसको 8वीं क्लास तक लेकर जाएंगे, तो इसको क्या कहते हैं? प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण से अभिप्राय है प्रारंभिक शिक्षा को देश के प्रत्येक बच्चों के लिए उपलब्ध कराना, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, मानव जाति, समूह, लिंग अथवा सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित हो। तो कहने का मतलब है कि जो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण किया गया, तो इसका अर्थ था कि जो प्रारंभिक शिक्षा ये सभी बच्चों को, सभी छात्रों को समान रूप से मिले, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को समान रूप से, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, या फिर किसी भी लिंग, यानी कि लड़की हो या लड़का हो, या उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसे भी हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं, शिक्षा सभी प्रकार के मानव विकास व प्रगति का आधार होती है। तो मानव जो भी प्रोग्रेस करेगा, जो भी प्रगति करेगा, जो भी डेवलपमेंट करेगा, तो उसका बेस क्या होती है? शिक्षा, यानी कि एजुकेशन। मानव एजुकेटेड नहीं होगा तो उसका विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45। तो आपने DPSP में पढ़ा होगा, आर्टिकल 45। तो इसके बारे में देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान है। आप इन तथ्य से भी अवगत होंगे कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण का प्रावधान हमारी सभी पंचवर्षीय योजनाओं का एक अनिवार्य भाग रहा, यानी कि जो हमारे
5 ईयर प्लान्स रहे तो उसमें भी प्रारंभिक शिक्षा को एक महत्वपूर्ण भाग माना गया, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा पर हर हमारे 5 ईयर प्लान में वर्क किया गया। अब देखते हैं, तो साथियों ये बात करेंगे हम प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति की असफलता के कारण। तो जो लक्ष्य तय किए गए थे वो क्यों नहीं प्राप्त कर पाए, उसकी असफलता के कारण क्या थे, तो उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं साथियों, जो भी आपके ये NIOS के नोट्स आपको पढ़ने होंगे DSSB एग्ज़ाम के लिए, और आपके जो भी टीचिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए ये NIOS की बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, जो कि आपकी ये DLED की बुक है। और इनको आप पढ़ेंगे तो आप निश्चित तौर पर ही अपने पेपर में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। यहाँ से आपका बेस भी बनेगा और काफ़ी चीज़ें सीधे सीधे यहीं से परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। तो साथियों वैसे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे पेजेस हैं और बहुत सारा पढ़ने का मटेरियल है, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है इस क्लास में आपको वही बताया जा रहा है। और साथियों जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसको हाईलाइट किया गया है, बाकी जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है उसको हमने छोड़ दिया है। तो आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसी तरीके से हाईलाइट किए हुए नोट्स मिल जाएंगे। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और वहीं इसी तरीके से आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति की असफलता के कारण के बारे में जानेंगे। तो क्या कारण थे, तो साथियों जनसंख्या विस्फोट, यानी कि एक साथ बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ना, भारत में लगातार बढ़ती जनसंख्या भी इसका एक कारण रही कि सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा नहीं मिल पाई। वहीं बात करते हैं गरीबी, तो गरीबी कैसा रहा, जबकि अभी बात की गई थी कि अमीर हो या गरीब हो सभी को प्रारंभिक शिक्षा समान रूप से दी जाएगी, लेकिन गरीबी इसका ये रीज़न रहा है कि बहुत से परिवार ऐसे थे गरीबी इससे जूझ रहे थे जो कि अपनी रोज़ी रोटी के लिए बच्चों को भी अपने काम पर लगा देते थे, जिसकी वजह से वो प्रारंभिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते। वहीं बात करते हैं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण भी प्रारंभिक शिक्षा नहीं मिलती थी और बच्चों को खेतों में काम के लिए लगाना पड़ता था। वहीं बात करते हैं संप्रेषण का अभाव, संप्रेषण का अभाव यानी कि कम्युनिकेशन का अभाव। तो इसमें कैसे कम्युनिकेशन कैसे इफ़ेक्ट डालता था, तो साथियों जो बहुत दूर तक जो ज़िले थे, जो पहाड़ी इलाके थे वहाँ पर, और भी कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर सरकार का बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं हो पाता था, तो संप्रेषण के अभाव में भी वहाँ पर बच्चे शिक्षित नहीं हो पाते थे। वहीं बात की जाती है बेरोज़गारी, तो बेरोज़गारी की बढ़ती दर की वजह से भी प्रारंभिक शिक्षा अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाई। और बात करते हैं ड्रॉप आउट, यानी कि विद्यालय छोड़ने वाले बच्चे जो अपना एडमिशन तो ले लेते थे लेकिन उसके बाद में विद्यालय को छोड़ करके चले जाते थे। अपव्यय तथा प्रगतिरोध, तो ये सब कारण थे। इसके बाद बात करते हैं जागरूकता की कमी तथा अज्ञानता, तो जो माता पिता पेरेंट्स जो भी अभिभावक होते थे उनमें जागरूकता की कमी थी और अज्ञानता थी, जिसकी वजह से वो बच्चों को पढ़ाते नहीं थे। वहीं बात करते हैं लिंग संबंधी पक्षपात, यानी कि ये हमारे समाज में पहले से ही रहा है, यानी कि लड़का है तो पढ़ेगा, लड़की है तो घर के काम करेगी। जीवन में स्थायित्व का अभाव, यानी कि बहुत से परिवार ऐसे हैं, बहुत सी जनजातियां ऐसी हैं जो कि अपना जीवन यापन करने के लिए एक स्थान पर नहीं रहती हैं, वो मौसम के अनुसार अपनी जगह तलाशती रहती हैं। और बहुत से मज़दूर ऐसे हैं जो कि काम के लिए बाहर जाते हैं, तो इस कारण उनके बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं। वहीं बात करते हैं युद्ध स्तर पर प्रयास का अभाव, यानी कि सरकार द्वारा बहुत बड़े स्तर पर इसका प्रयास नहीं किया गया था, जिस कारण ये भी एक इफ़ेक्ट रहा कि असफलता मिली प्रारंभिक शिक्षा की पहुंच में। तो अभी जो आपको बताया गया है ये उसी के बारे में डिटेल में दिया गया है, तो आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, वरना बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की। अब हम आगे देखते हैं, तो ये बेरोज़गारी के बारे में एक बार देख लेते हैं कि बहुत से माता पिताओं की यह धारणा थी कि बहुत सारे शिक्षित बच्चों को रोज़गार नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से बेरोज़गारी दर बढ़ती थी और वो अपने बच्चों को पढ़ाने नहीं भेजते थे। वहीं बात करते हैं ड्रॉप आउट, यानी कि विद्यालय छोड़ने वाले बच्चे, तो प्रायः हम देखते हैं कि बच्चे विद्यालय में पंजीकृत हो जाते हैं, यानी कि एडमिशन ले लेते हैं, पर वे किसी न किसी कारण के बीच में ही विद्यालय बीच में ही छोड़ करके चले जाते हैं, तो इसी को ड्रॉप आउट कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं भारतीय संविधान का 86वां संविधान संशोधन, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो 86वां संशोधन अधिनियम ये कब पारित किया गया, तो ये 2002 में। तो ये आपको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये अमेंडमेंट हुआ था आपके संविधान में, तो इससे बहुत बार प्रश्न बनता है। तो इस अधिनियम का क्या नाम दिया गया, तो इसको 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 बुलाया जाएगा।
वहीं बात करते हैं कि इसमें क्या हुआ था कि नए अनुच्छेद 21A को यानी कि आर्टिकल 21A को संविधान में जोड़ा गया और ये संविधान के अनुच्छेद 21 के पीछे निम्नलिखित अनुच्छेद शामिल किया जाएगा, यानी कि जो अनुच्छेद 21A है इसको अनुच्छेद 21 के साथ में शामिल किया जाएगा, जो कि आपका होगा शिक्षा का अधिकार। तो 21A राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, यानी कि आप देखेंगे जो 21A में क्या बात कही गई, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जिसे राज्य कानून के द्वारा निर्धारित करेगा। यानी कि प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करे। और 21A में जोड़ने के बाद, यानी कि जब आप देखेंगे कि 21A में इस आर्टिकल को जब जोड़ा गया तो शिक्षा बच्चों की मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार हो गया। आपको पता होगा कि हमारे मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं, मूल अधिकारों में शामिल कर दिया गया। आपको पता होगा कि संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हमारे मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो संविधान संशोधन हुआ 86वां 2002 के द्वारा, जब हमारे संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया तो अब ये बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार बन गया। इसके बाद बात करते हैं जो अनुच्छेद 45 था, अनुच्छेद 45 का नए अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापन किया गया। तो नए अनुच्छेद द्वारा इसको बदला गया अनुच्छेद 45 को। संविधान के अनुच्छेद 45 को निम्नलिखित अनुच्छेद से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। कैसे किया जाएगा कि 6 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों के लिए, जो बच्चे 6 वर्ष से छोटे होंगे यानी कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, और ये अवस्था क्या कहलाती है, पूर्व बाल्यकाल अवस्था, यानी कि पूर्व बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा का प्रावधान इसका उत्तरदायित्व राज्य का होगा जब तक कि बच्चे 6 वर्ष के नहीं हो जाते। तो अब अनुच्छेद 45 में कही गई बात है कि जो बच्चे 6 वर्ष से कम के होंगे उनके लिए जो पूर्व बाल्यावस्था देखभाल होगी, यानी कि इनसे पहले जो देखभाल होगी और जो इनको शिक्षा दी जाएगी पूर्व बाल्यकाल में, वो उसकी जिम्मेदारी उत्तरदायित्व किसका होगा, राज्य का होगा। वहीं बात करते हैं अनुच्छेद 51A। तो अनुच्छेद 51A जिसमें कि आप देखेंगे कि आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, मौलिक कर्तव्य होते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 51A में धारा जे, यानी कि आप देखेंगे कि आर्टिकल जे, इसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं, इस तरीके से आप जे वाला देखेंगे, जे के पश्चात निम्नलिखित धारा जोड़ दी जाएगी। तो कौन सी धारा जोड़ी गई इसमें, तो आप देखेंगे संविधान के 86वें संविधान संशोधन जिसे 2002 में अनुमोदित किया गया, जिसके अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अधिसूचित किया जा चुका है। तो अब आप देखेंगे कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे भारतीय संविधान ने 2009 में पारित किया, यानी कि आपका RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में ये पारित किया गया और इसमें जो अधिसूचना जारी की गई ताकि 86वें संविधान संशोधन को लागू किया जा सके। तो 86वें संविधान संशोधन को अच्छे तरीके से लागू करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रस्तावित किया गया। इसके बाद बात करते हैं वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। तो 21A में क्या था कि अब जो शिक्षा का अधिकार है ये मौलिक अधिकार बन जाएगा, यानी कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार का भाग बन गया। तो आपके जो 21A में जो मौलिक अधिकार है वो स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, तो आपने पढ़ा होगा संविधान में। तो अब जो शिक्षा है ये क्या बन गया, शिक्षा का अधिकार अब ये स्वतंत्रता का अधिकार का भाग बन गया। तो ये आपको याद रखना है कि शिक्षा का अधिकार ये मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता के अधिकार का भाग बन गया, जिसके अनुसार राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 21 का संबंध जीवन की सुरक्षा, यानी कि जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में सम्मिलित करता है। तो आपको याद रखना है कि शिक्षा का अधिकार है अब ये मौलिक अधिकार में सम्मिलित हो गया। वहीं बात करते हैं अनुच्छेद 51A यानी कि आर्टिकल 51A, नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो 51A में 10 मूल कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। इस संशोधन के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, यानी कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ, पहले 51A में जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य थे ये 10 थे, लेकिन जब आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ तो इसके बाद अब मौलिक कर्तव्य 11 हो गए, एक मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। और ये क्या था कि यानी कि ये था कि
सभी माता पिताओं या अभिभावकों, तो यानी कि जो भी माँ बाप होंगे या अभिभावक जो भी पेरेंट्स होंगे, उन सभी का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे होंगे उनकी शिक्षा का कर्तव्य यानी कि दायित्व किसका बन गया? आप माता पिता, यानी कि ये माता पिता का कर्तव्य होगा उनको शिक्षा देना, उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं करना, चाहे वो उनके अपने बच्चे हों या किसी पे आश्रित हो। तो अवसर प्रदान कराना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य यानी कि मूल कर्तव्य बन गया। तो ये बात होगी आर्टिकल 51A की। तो अब बात कर लेते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि RTE एक्ट आपका। तो 26 अगस्त 2009 को भारतीय संसद ने शिक्षा के संबंध में एक ऐतिहासिक अधिनियम पारित किया जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि RTE एक्ट जो था आपका ये कब पारित किया गया? तो ये 26 अगस्त 2009 को पारित किया गया। इसके बाद बात करते हैं कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कोल्हापुर महाराष्ट्र में छत्रपति साहूजी महाराज ने सन 1902 में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संबंधी अधिनियम पहले ही तैयार कर दिया था। यानी कि सबसे पहले बात की जाएगी तो ये किसने किया था? छत्रपति साहूजी महाराज ने। कब? 1902 में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं और इसको लागू भी कर दिया था। 1918 में वल्लभ भाई पटेल ने सार्वत्रिकीकरण शिक्षा को एक अधिनियम पारित करवाकर बॉम्बे के सभी नगर परिषदों में निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया था। तो किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। कब? 1918 में। तो ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर? तो ये बॉम्बे के सभी नगर परिषद स्कूलों में। इसके बाद बात करते हैं महात्मा गांधी की शिक्षा बुनियादी बेसिक प्रणाली नेवी, जिसे बरदा योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या था कि इन्होंने भी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का समर्थन किया था। महात्मा गांधी के तर्क के अनुसार जिस प्रकार निःशुल्क वायु जल पर प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, उसी प्रकार प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए और बच्चों के कल्याण का ध्यान रखना समाज और सरकार दोनों का कर्तव्य है। तो बच्चे के कल्याण का जिम्मेदारी किसकी है? समाज और सरकार दोनों की है और ये उनका कर्तव्य है। हमारा देश संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 1959 में घोषित बच्चों के अधिकारों का समर्थक रहा। तो जो 1959 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बच्चों के अधिकारों की घोषणा की गई उसको इंडिया ने सपोर्ट किया। अतः भारत ने सन 1974 में एक राष्ट्रीय नीति अपनाई। कब? 1974 में एक राष्ट्रीय नीति अपनाई, यूनिसेफ रिपोर्ट 2005, जिसका शीर्षक था आशंकित बचपन यानी कि चाइल्डहुड अंडर थ्रेट। तो इसके अनुसार क्या था कि 5 वर्ष से 14 वर्ष के मध्य 7.2 करोड़ बच्चे बुनियादी शिक्षा की पहुंच से बाहर हैं। तो एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के मध्य 7.2 करोड़ बच्चे अभी तक बुनियादी शिक्षा यानी कि प्रारंभिक शिक्षा की पहुंच से बाहर थे। तो अब बात करते हैं बच्चे के अधिकार के बारे में। तो बच्चे के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण अधिकार निम्नलिखित हैं। तो इन अधिकारों को देख लेते हैं। तो ये अधिकार इस प्रकार से हैं: जीवित रहने का अधिकार यानी कि जीवन जीने का अधिकार, बच्चों को स्वास्थ्य और देखभाल का अधिकार यानी कि शुरुआत में बच्चों की स्वास्थ्य और देखभाल का केयर का अधिकार, और राष्ट्रीयता के नाम का अधिकार, पोषण का अधिकार, उन्हें अच्छा पोषण मिले इसका अधिकार था, शिक्षा का अधिकार, उन्हें प्रारंभिक शिक्षा मिले, और शोषण से सुरक्षा का अधिकार, जो शोषण होता है बच्चों का उनसे सुरक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, उपेक्षा से बचाव का अधिकार, माता पिता के साथ रहने का अधिकार, और सूचना का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार। तो ये कुछ अधिकार थे बच्चों के लिए, जिसमें आप देखेंगे कि किसी भी कारण से यदि कोई बालक जिसकी आयु 6 वर्ष से अधिक है अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पाया है और बाद में वह कक्षा में प्रवेश चाहता है, यानी कि 6 वर्ष से अधिक हो गया है लेकिन वो अपनी जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा जो 6 वर्ष से स्टार्ट होती है उसको पूरा नहीं कर पाया है, लेकिन वह कक्षा में प्रवेश चाहता है, तो उसकी आयु के अनुसार उसकी कक्षा में प्रवेश पाने का अधिकार होगा। जो आपको ये आयु के अनुसार कौन सी कक्षा में होना चाहिए इसका चार्ट हमने पिछली कक्षा में आपको समझाया, यानी कि पिछली क्लास में आपको बता दिया था।
यदि उस विद्यालय में जहाँ किसी बच्चे ने प्रवेश पाया है प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो उसे किसी अन्य नज़दीकी विद्यालय में जहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध हैं प्रवेश पाने का अधिकार होगा। हमें ऐसे बच्चे की हर संभव सहायता करनी चाहिए। यदि किसी बच्चे को राज्य के अंदर या बाहर एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रवेश पाने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे अपनी इच्छा अनुसार स्थानांतरण का अधिकार होगा। एक अध्यापक के रूप में हमें ऐसे बच्चों का हर संभव सहायता करनी चाहिए। यानी कि यदि कोई बच्चा है जो कि राज्य के अंदर या बाहर एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाना चाहता है, तो उसको रोका नहीं जाएगा। यदि किसी बच्चे के पास आयु प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसको प्रवेश के लिए मना नहीं किया जा सकता। यदि संभव होगा तो हमें बच्चों की आयु प्रमाण पत्र पाने में सहायता करनी चाहिए। इससे बच्चों को क्या होगी, भविष्य में यानी कि फ्यूचर में उनको हेल्प मिलेगी। वहीं बात करते हैं प्रवेश की अंतिम तिथि के समाप्त होने पर भी किसी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। एक अध्यापक के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि आवश्यकता अनुसार हम बच्चे की पढ़ाई पूर्ण कराएं। यानी कि अगर प्रवेश की अंतिम तिथि निकल गई फिर भी हम बच्चे को एडमिशन लेने से नहीं रोक सकते। हम किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दे सकते। तो ये आपको याद रखना है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अध्यापक की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व। एक टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उनके बारे में देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अध्यापक की भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। विद्यालय आने में नियमित और समयबद्ध होना, यानी कि डेली विद्यालय आना और अपने टाइम के अकॉर्डिंग टाइम से आना। निर्धारित समय में समस्त पाठ्यचर्या यानी कि पूरे जो सिलेबस है उसको टाइम से समाप्त कराना, पूरा कराना। प्रत्येक बच्चे की अधिगम योग्यताओं का आकलन करना तथा प्रत्येक बच्चे को अधिगम अवसर प्रदान करना। बच्चों के अभिभावक माता पिताओं से नियमित रूप से बैठक करना और उन्हें बच्चे के समग्र निष्पादन कार्य तथा प्रगति से अवगत कराना। उन सभी प्रकार से सहायता करना जिससे बच्चा भय से, मानसिक आघात, सदमा से तथा दुश्चिंता से मुक्त रह सके तथा प्रयास करना ताकि बच्चा अपनी मानसिक तथा शारीरिक योग्यताओं का विकास कर सके। तो हेल्प करना बच्चों की। बच्चे का व्यापक तथा सतत मूल्यांकन करना, यानी कि जो आपको कल बताया था CCE। यदि आप अपने कर्तव्यों से चूक करेंगे तो आप पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है। पाठ्यचर्या संपादन के लिए नवाचारी विधियों जैसे खेल विधि, निर्देशन विधि, भ्रमण, रचनात्मक विधियों का प्रयोग उपयोगी होगा। कोई विधि जो अपनाई जाए वह बाल केंद्रित होनी चाहिए। यानी कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जिस विधि से बच्चों को पढ़ाएगा वो कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। मात्र निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करना शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आपको और अधिक निष्ठा, शक्ति, लगन से एक सक्रियता के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। यानी कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त करना, जो इसमें कर्तव्य दिए गए हैं यही नहीं है, इसके अलावा भी आपको अपने ओर से भी निष्ठा और शक्ति, लगन से एक सक्रियता के रूप में कार्य करने की आवश्यकता होगी। वहीं बात करते हैं कि ये जो अध्यापक के कर्तव्य हैं ये सभी वही दे रखे हैं जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं विद्यालय अभिशासन तथा प्रबंधन। तो विद्यालय के प्रबंधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि आप विद्यालय का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाते तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उद्देश्यों व लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है इसके लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय का प्रबंधन सही ढंग से होना चाहिए। इस अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि किसी भी ऐसे विद्यालय को मान्यता नहीं दी जाएगी जिसमें प्रभावी रूप से शिक्षा प्रदान करने संबंधी मानक या मानदंड पूरे नहीं किए हैं। यानी कि जो भी मानक और मानदंड तय किए गए हैं विद्यालय के लिए वो पूरे नहीं करता है तो उनको मान्यता नहीं दी जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। माँ को बच्चे का प्राथमिक शिक्षक कहा जाता है। यानी कि प्रथम शिक्षक कौन होता है बच्चे का, तो वो माँ होती हैं। अब देखते हैं विद्यालय की प्रबंधन समिति में 50% महिलाएं होंगी। यानी कि विद्यालय की प्रबंधन समिति होती है SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो इसमें क्या 50%, इसमें जितने भी सदस्य होंगे उसमें से 50% यानी कि आधे जो सदस्य होंगे वो महिलाएं होंगी और आधे पुरुष होंगे।
प्रबंधन समिति के अधिकांश पदाधिकारी तथा सदस्य माता पिताओं के वर्गों से चुने जाएंगे, यानी कि जो बच्चे के जो पेरेंट्स होंगे उनमें से ही एसएमसी के सदस्यों को चुना जाएगा, यानी कि एसएमसी के जो सदस्यों का चुनाव होगा वो पेरेंट्स से होगा, और जो इसके जो अधिकारी होंगे एसएमसी के वो भी पेरेंट्स में से ही चुने जाएंगे। तो आप देखेंगे कि जो विद्यालय प्रबंधन समिति होती है इसका क्या कार्य होता है, तो इसके कार्य होते हैं विद्यालय के कार्य संचालन को मॉनिटर करना, यानी कि जो भी कार्य संचालन किए जा रहे हैं उनकी निगरानी करना, मॉनिटर करना, विद्यालय विकास योजना को तैयार करना तथा उसे अनुशंसित करना, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुदान राशि को मॉनिटर करना, यानी कि जो भी अनुदान या वित्तीय सहायता प्राप्त होती है सरकार से या विभिन्न जगहों से तो उनको मॉनिटर करना एसएमसी का कर्तव्य है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मिशनरी की तरह कार्य करना, तो एक मिशनरी की तरह कार्य करना एसएमसी का कर्तव्य है। अब देखते हैं पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन संबंधी अनिवार्यताएं। तो क्या अनिवार्यताएं हैं उसको देख लेते हैं। पाठ्यचर्या बाल केंद्रित तथा बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ी होगी, यानी कि पाठ्यचर्या होगी वो चाइल्ड सेंटर्ड होगी और उसके दैनिक जीवन यानी कि डेली लाइफ से जुड़ी होनी चाहिए। इतनी लचीली होनी चाहिए यानी कि फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि विभिन्न योग्यताओं और अलग अलग सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुसार बच्चों की आवश्यकता के अनुसार हम उसमें परिवर्तन कर सकें। इस पाठ्यचर्या का निर्माण शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रतिष्ठापित मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि पाठ्यचर्या का निर्माण वैसा होना चाहिए जो कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में दिया गया है। पाठ्यचर्या में खेलकूद, क्रीड़ा आदि के लिए पाठ्य सामग्री यानी कि सहगामी क्रियाकलाप के लिए पर्याप्त अवसर हो, यानी कि बच्चों के लिए पर्याप्त अवसर हो कि वो खेलकूद, क्रीड़ा आदि के माध्यम से भी सीख सकें। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की नियमावली को देख लेते हैं। तो इन नियमों को 8 भागों में विभाजित किया गया है, इनके बारे में देख लेते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण के प्रावधान और विधियां ताकि उनके समकक्ष अधिगम के स्तर पर लाया जा सके, यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए विशेष प्रशिक्षण होना चाहिए और उसके प्रावधान होने चाहिए जिससे कि वो अपने समकक्ष यानी कि उनके साथी जो हैं उनके अधिगम स्तर पर आ सकें, यानी कि उनके साथ आ सकें। अब बात करते हैं पड़ोस निकट विद्यालयों की भौतिक सीमाएं। इसके बाद देखते हैं राज्य सरकारों तथा स्थानीय अधिकारियों के कर्तव्यों, विद्यालय की उन्नति, यातायात सुविधाओं का प्रावधान अथवा आवासीय सुविधाओं और नियोग्यताग्रस्त बच्चों के अन्य प्रकार की सहायता, यह सुनिश्चित करने के लिए ताकि वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर सकें आदि से संबंधित, यानी कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो इसलिए जो भी सुविधाएं दी जाएंगी वो राज्य सरकार तथा स्थानीय अधिकारियों का कर्तव्य होगा। अधिनियम का प्रारंभिक भाग देख लेते हैं। इस अधिनियम के प्रारंभिक भाग में शिक्षा के अधिकार के नियमों की मुख्य अवधारणाओं को परिभाषित किया गया है। अधिनियम से तात्पर्य है निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों के अधिकार अधिनियम 2009, यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात हो रही है। आंगनवाड़ी का अर्थ देख लेते हैं। तो भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय की समाकलित बाल विकास योजना के अंतर्गत स्थापित आंगनवाड़ी केंद्र। नियत तिथि के बारे में देखते हैं। नियत तिथि से अभिप्राय वह तिथि है जिस पर सरकारी गजट की अधिसूचना के अनुसार अधिनियम लागू होता है, तो ये होती है नियत तिथि। बालक बच्चा का अर्थ है, तो बालक किसको कहेंगे? जिसकी आयु 6 वर्ष से 14 वर्ष के भीतर होगी, यानी कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को बालक कहा जाएगा। विद्यार्थी संचय रिकॉर्ड से अभिप्राय है व्यापक तथा सतत मूल्यांकन पर आधारित बच्चे के प्रगति का रिकॉर्ड, यानी कि बच्चा कैसा प्रोग्रेस कर रहा है, यानी कि ये किस पर आधारित होगा? व्यापक तथा सतत मूल्यांकन पर आधारित होगा, जिसको बच्चे का विद्यार्थी का संचयी रिकॉर्ड कहा जाएगा। अब देखते हैं निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के प्रति बच्चों के अधिकार। तो विशेष प्रशिक्षण, तो ये विशेष प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा जो विद्यार्थी लेट एडमिशन लेते हैं और उनके लिए ये होगा ताकि वे बच्चे के शैक्षिक तथा भावनात्मक दृष्टि से कक्षा के शेष बच्चों के साथ सफलतापूर्वक जुड़ जाएं। तो ये उनको विशेष अध्यापकों द्वारा दिया जाएगा जिससे कि उनका लेट एडमिशन होने के बाद भी वो जो शेष कक्षा के बच्चे हैं उनके साथ जुड़ पाएँ। तो इस प्रशिक्षण यानी कि इस ट्रेनिंग का इस
की जो अवधि होगी इस प्रशिक्षण की वो होगी 3 महीने की। तो ये आपको याद रखना, विशेष प्रशिक्षण की अवधि कितनी होगी, 3 महीने की, 3 मंथ्स की। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में बात कर लेते हैं खंड 4 की प्रथम शर्त के प्रायोजन से विशेष प्रशिक्षण। विद्यालय प्रबंधन समिति स्थानीय अधिकारी उन बच्चों की पहचान करेंगे जिन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, और इसमें आप देखेंगे कि विशेष प्रशिक्षण का यह कार्यक्रम या तो विद्यालय परिसर में होगा या अथवा ऐसे सुरक्षित आवासीय स्थानों पर होगा जहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध हों, और यह प्रशिक्षण या तो विद्यालय के अध्यापक देंगे या फिर वो विशेष लोग जो इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए नियुक्त किए गए होंगे। और वहीं बात करते हैं न्यूनतम अवधि इसकी 3 महीने की होगी, जिसको 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना, न्यूनतम अवधि 3 महीने की और इसको 2 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। और जब बच्चा इस विशेष प्रशिक्षण के बाद अपनी आयु के अनुकूल प्रवेश पालेगा तब भी उसमें कक्षा के बाद में भी उस पर ध्यान दिया जाएगा ताकि वह अन्य बच्चों के साथ सफलतापूर्वक जुड़ सके। अब बात करते हैं राज्य सरकारों के कर्तव्य आरटीई के अनुसार। तो आरटीई अधिनियम 2009 केंद्र तथा राज्यों के लिए निहितार्थ। तो क्या कर्तव्य है इनको देख लेते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 लागू करना, प्रारंभिक शिक्षा दिलाना तथा राज्य तथा केंद्र सरकारों का संयुक्त दायित्व, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा राज्य और केंद्र दोनों सरकारों का संयुक्त दायित्व होगा। प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश, हाजिरी तथा उसे पूर्ण करना सुनिश्चित करना, सभी के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करना, सभी प्रकार की सुविधाएं सुनिश्चित करना, अच्छी गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करना। तो ये राज्य और केंद्र दोनों के कर्तव्य होंगे। अध्यापकों को प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना, पूंजीगत लागत तथा आवर्ती खर्च का प्रावधान। तो ये राज्य और केंद्र दोनों के कर्तव्य होंगे आरटीई 2009 के अनुसार। स्थानीय आधिकारिक के बारे में देख लेते हैं। आधिकारिक की कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए उनके निवास स्थान से अधिक 1 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय, और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 3 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय की स्थापना करना। तो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की जो दूरी होगी वो 1 किलोमीटर की होगी, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की। और वहीं 6 से 8 की बात की जाए तब ये दूरी 3 किलोमीटर तक की होगी अधिकतम। इतनी दूरी के अंदर ही विद्यालय की स्थापना करनी होगी। अब देख लेते हैं रिकॉर्डों का रखरखाव। स्थानीय आधिकारिक अपने क्षेत्र के सभी बच्चों का जन्म से लेकर 14 वर्ष तक के नहीं हो जाते रिकॉर्ड रखेगी। तो कौन रखेगी, स्थानीय आधिकारिक जो होगी वो रिकॉर्ड रखेगी। यह हमारा कर्तव्य बन जाता है कि यदि कहीं भी किसी भी बच्चे के अधिकारों का हनन हो रहा है तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय आधिकारिक को दे दी जाए, जैसे बच्चों का शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न, विद्यालय में प्रवेश से मना कर देना आदि, ये सब हो रहे हैं तो इसकी सूचना दी जाए। स्थानीय आधिकारिक से यह अपेक्षा है कि वह विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था को मॉनिटर करे। विद्यालय प्रबंधन समिति एक विद्यालय विकास कार्यक्रम तैयार करेगी जो 3 वर्ष के लिए होगा। तो इसको देखेंगे कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी कि जो एसएमसी है वो स्कूल डेवलपमेंट प्लान यानी कि विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी, जिसकी अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के लिए विद्यालय विकास योजना कौन तैयार करेगी, तो ये तैयार करेगी विद्यालय प्रबंधन समिति। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं विद्यालय तथा अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में देख लेते हैं। राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या मान्यता प्राप्त प्रत्येक विद्यालय शिक्षा के अधिकार अधिनियमों के प्रावधानों को कार्यान्वित करने में सहायता करेगा। यदि विद्यालय के संबंध में हमें सौंपे गए उत्तरदायित्व का निर्वाह हम निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से नहीं करते तो हमारे विद्यालय को दी गई मान्यता ही समाप्त की जा सकती है। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में देख लेते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रबंधन समिति बच्चों के अभिभावकों में से ही बनाई जाएगी, जिसकी संख्या 75% होगी, यानी कि 75% जो संख्या होगी वो बच्चों के पेरेंट्स से ली गई होगी। इस समिति के कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। यह सुनिश्चित करना कि अध्यापक गैर शिक्षक कार्य के बोझ से नहीं दबे। तो यह इनका कर्तव्य होगा कि जो अध्यापक हैं वो शिक्षा के अलावा किसी और कार्य में ना लगें, और इसमें जो केवल जनगणना तथा चुनावी ड्यूटी को छोड़कर, यानी कि वो 2 कार्य कर सकते हैं, जनगणना तथा चुनावी ड्यूटी।
अधिकारों के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। अधिकारों को दो सामान्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। एक वे अधिकार जो बच्चों का कानून के अंतर्गत स्वायत्त व्यक्तियों के रूप में समर्थन करते हैं, तथा दूसरे वे जिनका उद्देश्य बच्चों के उन पर किए जाने वाले अपराध क्षति से बचाना है, जो समाज के कुछ लोग उनकी आश्रितता या लाचारी के कारण उन पर करते हैं। तो देख लेते हैं। प्रावधान है बच्चों को उपयुक्त जीवन स्तर पर स्वास्थ्य और देखभाल, शिक्षा तथा सेवाओं, खेल तथा मनोरंजन का अधिकार। सुरक्षा यानी कि बच्चों को सुरक्षा देनी, जो कि उनके ऊपर जो भेदभाव किया जाता है या जो शोषण किया जाता है उससे सुरक्षा प्रदान करना। अब बात करते हैं इसके बाद भागीदारी, यानी कि बच्चों को सामुदायिक जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भागीदार बनाना। इसी प्रकार दी चाइल्ड राइट्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क, यानी कि CRIN, तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, दी चाइल्ड राइट्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क, भी बच्चों के अधिकारों को दो वर्गों में बांटता है। पहला है आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार। इसको देख लेते हैं। उपयुक्त आश्रय, भोजन, जल, उच्चतम प्राप्य स्वास्थ्य के स्तर का अधिकार, यानी कि उनको उपयुक्त आश्रय, भोजन और जल पाने का अधिकार होगा, और साथ ही स्वास्थ्य देखभाल के भी अधिकार होगा। काम का तथा काम पर अधिकार, तो काम का अधिकार होगा, तथा अल्पसंख्यकों तथा देशज व्यक्तियों के अधिकार सम्मिलित हैं इसमें। वहीं बात करते हैं दूसरा जो है वो है पर्यावरण संबंधी सांस्कृतिक तथा विकासात्मक अधिकार। इसमें है वाणी की स्वतंत्रता होगी, विचारों की स्वतंत्रता होगी, भय से मुक्ति होगी, और वर्ण की स्वतंत्रता तथा निर्णयन की स्वतंत्रता, यानी कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी। अपने शरीर पर स्वामित्व की स्वतंत्रता होगी, यानी कि अपने शरीर पर उनका अधिकार होगा। तो ये बात हो गई अधिकारों की। अब देखते हैं भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। तो शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में आती है, ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो समवर्ती सूची का विषय है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का अधिकार है, केंद्र और राज्य दोनों का। तो ये समवर्ती सूची का विषय है। इसके बाद देख लेते हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों का सामूहिक दायित्व है। तो राज्य और केंद्र सरकार दोनों का सामूहिक दायित्व है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। तो साथियों ये हो गई आपकी यूनिट 3 कंप्लीट। यूनिट 3 आपकी कंप्लीट होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही यदि आप कोई अन्य सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दें।